हेलो नमस्कार जय हिंद। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का हम 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य में हम बंगाल को पढ़ लिए थे, अवध को पढ़ लिए थे। अब उसके बाद हम लोग अवध के अलावा रुहेलखंड के बारे में जानेंगे, जाट के बारे में जानेंगे और आज के क्लास में राजपूत राज के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे भारत का मैप बना के। देखिए, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी इलाका वाला क्षेत्र है वहीं पड़ता था रुहेलखंड का क्षेत्र। रुहेलखंड बताएंगे। और यहाँ आप दिल्ली के नीचे भरतपुर, मथुरा, आगरा के क्षेत्र को मिला के यहाँ जाट लोग शासन किए थे। और इधर राजस्थान के क्षेत्र में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो राजपूत राज प्रमुख रूप से उभर के आया था, एक मारवाड़ और एक आमेर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आप ये मैप बना लीजिएगा और अभी आपको यहाँ इस सेट समझाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रुहेलखंड के बारे में। रुहेलखंड के बारे में रुहेलखंड देखिए, रुहेलखंड का विस्तार देखिएगा। रुहेलखंड का विस्तार देखिएगा तो ये आपको हिमालय के तराई क्षेत्र से लेकर गंगा नदी घाटी तक देखने को मिलता है। खास करके कुमायूं पहाड़ी वाले इलाका में, खास करके कुमायूं पहाड़ी वाले क्षेत्र में। ये जो आप मैप में देखिएगा, यह जो देख रहे हैं यही था मेन रूप से रुहेल का क्षेत्र। इसी में रुहेल मतलब रुहेल अफगान के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था। रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन का स्थापना करने का श्रेय रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन का स्थापना करने का श्रेय दाऊद खां और उसके पुत्र मोहम्मद अली खां को जाता है। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन का स्थापना किसने किया था, तो दाऊद खां और उसके पुत्र था मोहम्मद अली खां के द्वारा। यह सब अफगान थे, मतलब यह सब किस गुट के थे? अफगानी गुट के थे। यही सब मिलकर रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन का स्थापना किया था। रुहेलखंड का विस्तार हम आपको बता दिए। अभी का उत्तराखंड वाला इलाका और उत्तर प्रदेश का जो इलाका, जो ज्वाइंट इलाका, वहीं पे रुहेलखंड था। खास करके उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र है वहीं पे रुहेलखंड देखने को मिलता है। आपको विस्तार समझा दी कि रुहेलखंड का विस्तार कहाँ था। रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन का स्थापना किसने किया था, यह आपको याद रखना है। दाऊद खां के द्वारा और उसका पुत्र मोहम्मद अली खां के द्वारा किया गया था। और रुहेलखंड के बारे में आपको क्या जानना है? देखिए, रुहेलखंड का संघर्ष देखिएगा किससे होगा। देखिए, यहाँ दिल्ली था, यह जो क्षेत्र बीच में बिंदु बना हुआ है, यह क्षेत्र किसका था? दिल्ली का था। दिल्ली, यह है रुहेलखंड, यह जाट, यह दिल्ली। और यह वाला क्षेत्र हम आपको बताए थे कल, अवध वाला क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है। तो अवध का, जाट का और दिल्ली से संघर्ष रुहेलखंड का होते रहता था। तो किस किस से रुहेलखंड का संघर्ष? अवध, जाट, दिल्ली और मराठा से संघर्ष होते रहता था। तो अवध, जाट, दिल्ली और मराठा से संघर्ष होते रहता था। किसका? रुहेलखंड का। जब पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ेंगे, जब पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है 1771 ईस्वी में, तो रुहेलखंड के द्वारा अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में रुहेलखंड
रुहेलखंड का शासक, इस समय शासक कौन रहता है? तो शासक रहता है हाफिज रहमत खां। रुहेलखंड का शासक हाफिज रहमत खां। अगर इधर नहीं दिखे तो हम बोल रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा, हाफिज रहमत खां। हाफिज रहमत खां रुहेलखंड का कब शासक बनता है? तो 1742 ईस्वी से लेके 1774 ईस्वी तक हाफिज रहमत खां रुहेलखंड का शासक रहता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में रुहेलखंड का शासक हाफिज रहमत खां अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में कभी पूछा जाए कि रुहेलखंड किसका साथ दिया था, तो अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। उस समय रुहेलखंड का शासक कौन था? तो हाफिज रहमत खां। उस समय रुहेलखंड का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है, हाफिज रहमत खां था। हाफिज रहमत खां कब से कब तक शासन रहता है? 1742 से लेकर 1774 ईस्वी तक हाफिज रहमत खां रुहेलखंड का मतलब सरदार रहता है। अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है पानीपत के तृतीय युद्ध में। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में रुहेलखंड के ऊपर मराठा का आक्रमण होता है। मराठा का आक्रमण होता है, लेकिन अवध और अंग्रेज की सहायता से मराठा आक्रमण को असफल कर देता है। देखिए 1773 ईस्वी में मराठों के द्वारा रुहेलखंड पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन रुहेलखंड का उसमें साथ देता है अवध। रुहेलखंड का साथ देता है अवध और अंग्रेज, इसके सहायता से मराठा आक्रमण असफल हो जाता है। यह बात याद रखना है। उसके बाद देखिए होता क्या, अवध जो इसमें मराठा के खिलाफ रुहेलखंड का साथ देता है, तो अवध उसके बदले में अवध का जो शासक, अवध का जो नवाब रहता है सुजाउद्दौला, वह रुहेलखंड से पैसा मांगता है, लेकिन रुहेलखंड का शासक हाफिज रहमत खां पैसा देने से इनकार कर देता है। इसके कारण अवध और अंग्रेज के बीच में आपको बताए थे कि 1773 ईस्वी में बनारस का संधि हुआ था। उसी संधि में बताए थे कि अंग्रेज और अवध, मतलब अवध जब रुहेलखंड के खिलाफ आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उसका साथ देगा। और 1774 ईस्वी में अवध के नवाब जौदौला के द्वारा रुहेलखंड पर आक्रमण किया जाता है, जिसे ही मीरनपुर कटरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ समझते हैं मीरनपुर कटरा का युद्ध। मीरनपुर कटरा का युद्ध कब होता है? तो अप्रैल 1774 ईस्वी में होता है। कब होता है? अप्रैल 1774 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला और रुहेलखंड का सरदार हाफिज रहमत खां के बीच में होता है। जिसमें इस युद्ध में क्या होता है, हाफिज रहमत खां युद्ध हार जाता है और इसका हत्या कर दिया जाता है सुजाउद्दौला के द्वारा। उसके बाद रुहेलखंड के ऊपर अवध का शासन हो जाता है, मतलब रुहेलखंड पर अवध का अधिकार हो जाता है। इतना बात आपको रुहेलखंड के बारे में याद रखना है। हाँ, और रुहेलखंड का देखिए राजधानी, रुहेलखंड का राजधानी शुरुआती समय में आंवला था। रुहेलखंड का राजधानी शुरुआती समय में आंवला था, जो बरेली में स्थित है, लेकिन बाद में
राजधानी रामपुर को बनाया गया, रामपुर को बनाया गया। यह सब पॉइंट आपको रोहेलखंड के बारे में याद रखना है, इससे ज्यादा रोहेलखंड के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको मेन रूप से दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोहेलखंड में स्वतंत्रता का स्थापना किसने किया था, तो दाऊद खां, और मेन रूप से उसके पुत्र मोहम्मद अली खां के द्वारा किया गया था। रोहेलखंड का राजधानी कहाँ है, शुरुआती समय में आमला था, जो आपको बरेली में स्थित है, बाद में राजधानी रामपुर को बनाया गया। रोहेलखंड का विस्तार हम आपको बता चुके हैं। खास करके उत्तर प्रदेश का ऊपर वाला इलाका, उत्तर प्रदेश का मैप देखिएगा, ऊपर वाला इलाका जो उत्तराखंड से लगता है उसी क्षेत्र का एरिया को रोहेलखंड कहा जाता है। रोहेलखंड का पठार भी ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे, तो उसी क्षेत्र में रोहेलखंड स्थित है। वहीं पे स्वतंत्रता का स्थापना दाऊद खां और मोहम्मद अली खां के द्वारा किया गया था। इसका संघर्ष, इसका पड़ोसी जो राजा उसी से संघर्ष होता था। पड़ोसी राज्य में अवध था, जाट था, दिल्ली था, मराठा भी वहां तक पहुंच गया था। इसी कारण इसका संघर्ष इस सबसे होते रहता था। 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध में रोहेलखंड का सरदार हफीज अहमद खां किसका साथ दिया था, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, क्योंकि अभी अफगान था और अहमद शाह अब्दाली भी अफगान थे। उसके बाद 1773 ईस्वी में रोहेलखंड के ऊपर मराठा का आक्रमण होता है, लेकिन मराठा आक्रमण को किसके द्वारा, मराठा आक्रमण को किसके द्वारा असफल कर दिया जाता है, रोहेलखंड के द्वारा। रोहेलखंड उसमें किसका सहायता लेता है, तो अवध और अंग्रेज का सहायता लेता है। फिर 1774 ईस्वी में अवध इसके बदले में रोहेलखंड से पैसा मांगता है, लेकिन रोहेलखंड पैसा देने से मना कर देता है। इसके कारण 1774 ईस्वी में अवध का आक्रमण होता है रोहेलखंड पर, जिसे ही मीरनपुर कटरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। मीरनपुर कटरा का युद्ध अप्रैल 1774 ईस्वी में होता है। उसमें अवध का नाम, अवध की तरफ से अवध का नवाब सुजाउद्दौला रहता है, और रोहेलखंड की तरफ से रोहेलखंड का सरदार रहता है हफीज अहमद खां, जिसमें हफीज अहमद खां का हत्या कर दिया जाता है, और रोहेलखंड के ऊपर, लगभग रोहेलखंड के ऊपर अवध का शासन हो जाता है। फिर इतना ही पॉइंट आपको रोहेलखंड के बारे में जानना है। आप रोहेलखंड पढ़ लिए, आगे हम पढ़ते हैं जाट के बारे में। आप लिख लीजिएगा या पॉइंट बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और पढ़िएगा ठीक से। थोड़ा सा मिटाने में समय लग जाता है, तो हो सकता है यहाँ वीडियो को कट कर दिया जाए। मीरनपुर कटरा के युद्ध याद रखिएगा कि कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। मीरनपुर कटरा का क्षेत्र आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, वही रोहेलखंड वाले इलाका में। उसके बाद हम लोग जाट के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, जाट के बारे में। देखिए जाट किसको कहा जाता है, भरतपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा वाले इलाके में जो जमींदार थे उसे ही जाट कहा गया, उसे ही जाट कहा गया। देखिए भरतपुर में ही जाट राज का स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, क्या कहानी है, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए गोकुल के नेतृत्व में पहली बार जाट संगठित होकर, ये सब जमींदार थे और साथ ही साथ किसान भी थे, तो गोकुल जाट के नेतृत्व में पहली बार सभी जाट संगठित होकर पहली बार संगठित होकर 1669 ईस्वी में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है। यही विद्रोह, मतलब औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह होता है, वह विद्रोह तिलपट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तिलपत
के युद्ध के विद्रोह करता है। यह विद्रोह तिलपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तिलपत का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? सबसे पहले तो 1669 ईस्वी में होता है। कब होता है यह युद्ध? 1669 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो गोकुल जाट और औरंगजेब के बीच में होता है। जिसमें गोकुल जाट का हत्या कर दिया जाता है। गोकुल जाट युद्ध में मारा जाता है। औरंगजेब युद्ध जीत जाता है। लेकिन बहुत से जाट को यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा मौत का घाट उतार दिया जाता है। तो इसके बाद जाट अब मुगल से विद्रोह करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके कुछ ही दिन बाद 1686 ईस्वी में राजा राम और रामचेरा के नेतृत्व में राजा राम और रामचेरा के नेतृत्व में अकबर के मकबरे के ऊपर मकबरे के ऊपर आक्रमण किया जाता है और उसमें से अकबर के हड्डी को निकाल कर जला दिया जाता है। इससे औरंगजेब और जाट का बलपूर्वक ला के जाट का विरोध को दबाने का कोशिश करता है। जितना ही औरंगजेब जाट को दबाता है उतना ही जाट उभर के आता है सामने। जब गोकुल के नेतृत्व में पहली बार जाट के द्वारा विद्रोह किया गया तो उस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन राजा राम के द्वारा अकबर के मकबरे के ऊपर आक्रमण किया जाता है। उसके मकबरे को लूट लिया जाता है और साथ ही साथ उसमें से अकबर का हड्डी निकालकर जला दिया जाता है। औरंगजेब और जाट को दबाने का प्रयास करता है। उसके बाद लगभग राजा राम का भी मृत्यु हो जाता है। तो राजा राम का भतीजा चूड़ामन के द्वारा पहली बार स्वतंत्र भरतपुर राज्य का स्थापना किया जाता है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। जाट कौन थे? तो जाट किस क्षेत्र में थे? तो भरतपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब क्षेत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। दिल्ली के नीचे भरतपुर, दिल्ली के आप पूर्व साइड में देखिएगा मथुरा, आगरा स्थित है। तो इसी सब क्षेत्र में जो जमींदार और किसान थे उसी को जाट कहा जाता है। पहली बार जाट लोग गोकुल के नेतृत्व में पहली बार सभी जाट संगठित होकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है। वह विद्रोह तिलपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1669 ईस्वी में होता है। इसमें गोकुल हार जाता है, गोकुल जाट हार जाता है, मुगल जीत जाता है। यहाँ बहुत से जाटों का मौत का घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद 1686 ईस्वी राजा राम और रामचेरा के नेतृत्व में अकबर के मकबरे को लूट लिया जाता है और अकबर की हड्डी को जला दिया जाता है। फिर उसके बाद पहली बार स्वतंत्र जाट राज्य का स्थापना करने का श्रेय चूड़ामन को दिया जाता है। आप इतना पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। उसके बाद भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य का स्थापना करने का श्रेय भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य का स्थापना करने का श्रेय
चूड़ामन को दिया जाता है, चूड़ामन को दिया जाता है। चूड़ामन के द्वारा भरतपुर में, चूड़ामन के द्वारा भरतपुर में किले का निर्माण करवाया जाता है, किले का निर्माण करवाया जाता है। चूड़ामन का निधन होने के बाद जाट का अगला नेता उभर के आता है बदन सिंह। बदन सिंह 1741 से लेके 1721 से लेके बदन सिंह जाट का नेता रहता है 1721 से लेके 1756 तक। बदन सिंह को वास्तविक जाट राज का संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक जाट राज का संस्थापक बदन सिंह को कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। बदन सिंह को वास्तविक जाट राज का संस्थापक कहा जाता है। बदन सिंह अपनी राजधानी भरतपुर में 4 किले का निर्माण करता है। इस किले में एक प्रमुख किला है ढींग का किला। प्रमुख किला ढींग का किला। ढींग का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण बदन सिंह के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला जाट का नेता बनता है सूरजमल जाट। सूरजमल जाट, इसका कार्यकाल याद रखना है। इस साल का कार्यकाल नहीं याद रखना है, लेकिन इसका कार्यकाल याद रखना है। 1756 से लेके 1763 तक जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था, इसी के बीच में जाट नेता रहता है सूरजमल। सूरजमल अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और राजस्व वितरण में काफी प्रभावशाली था। बुद्धिमत्ता, साहस और राजस्व मतलब किस तरह से राजस्व कमाया जाए, उसमें काफी प्रभावशाली था, जिस कारण इसे जाटों का प्लेटो, और प्लेटो का ही नाम था अफलातून। प्लेटो यूरोप के चिंतक थे, जो आप सुने होंगे। सुकरात का चेला से, मतलब सुकरात का विद्यार्थी थे प्लेटो, और प्लेटो गुरु थे अरस्तु का। तो प्लेटो, जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है, या अफलातून कहा जाता है। जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। देखिए, सूरजमल जाट के समय में जाटों का मतलब राज्य का विस्तार हुआ। इसके समय में जाट राज्य का क्या हुआ? विस्तार हुआ। इसके समय में जाट राज्य का विस्तार हुआ, और इसने जाटों की समृद्धि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जाटों की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। देखिए, सूरजमल के बारे में और एक पॉइंट याद रखना है। इस सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाटों का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है, तो सूरजमल जाट को कहा जाता है। सूरजमल जाट जब 1761 ईस्वी का पानीपत का युद्ध हुआ था, तो यह मराठों का साथ मतलब देने का प्रयास किया था, लेकिन साथ नहीं दिया था। जब हम मराठा पढ़ेंगे तो बताएंगे कि क्यों ने सूरजमल जाट साथ दिया था। लेकिन जब मराठा युद्ध में हार जाता है और वहां से शरणार्थी जब लौट के आता है, तो बहुत सारे मराठा शरणार्थी को अपने यहाँ शरण देता है। तो यह पॉइंट याद बनाए, लिख लेना है। 1761 ईस्वी के पानीपत के युद्ध के मराठा शरणार्थी को
अपने यहाँ शरण देता है, अपने यहाँ शरण देता है। 1761 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में मराठा शरणार्थी को अपने यहाँ सूरजमल जाट शरण देता है। जाटों का प्रतिष्ठा आगे मतलब सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित किसने किया था? सूरजमल जाट ने किया था। सबसे ज्यादा जाट राज का विस्तार किसने किया था? सूरजमल जाट ने किया था। सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता, सबसे ज्यादा साहस, कुटिल होने के कारण इसे जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा शरणार्थी को अपने यहाँ शरण दिया था सूरजमल जाट। सूरजमल जाट के निधन होने के पश्चात 1763 ईस्वी में निधन हो जाता है। निधन होने के पश्चात जाट राज का लगभग मतलब धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है और बाद में जाट राज का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो जाट के बारे में आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि जाट में जैसे बताए थे जाट किसको कहा जाता है। उसके बाद सबसे पहले गोकुल के नेतृत्व में जाट लोग संगठित होकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है 1669 ईस्वी में। फिर उसके बाद राजा राम और रामचेरा के नेतृत्व में अकबर के मकबरे को लूट लिया जाता है। फिर उसके बाद स्वतंत्र जाट राज का स्थापना करने का श्रेय चूड़ामन को दिया जाता है और उसके बाद वास्तविक जाट राज का संस्थापक बदन सिंह को कहा जाता है और उसी को आगे बढ़ाने का सबसे प्रसिद्धि दिलाने का काम करता है सूरजमल जाट। सूरजमल जाट के समय में जाट राज का विस्तार होता है, जाट राज का प्रतिष्ठा को समृद्धि दिलाता है और साथ ही साथ सूरजमल जाट अधिक बुद्धिमत्ता था, बहुत अधिक बुद्धिमत्ता था, साहसी था, राजस्व किस तरह कमाया जाए इसमें कुटिल था। इसके कारण इसे जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा शरणार्थी को अपने यहाँ शरण दिया था। फिर उसके बाद जाट मतलब सूरजमल जाट का 1763 ईस्वी में निधन हो जाता है। उसके बाद जाटों का पतन होना शुरू हो जाता है। तो हम जाट देख लिए, जाट समझ लिए, रुहेलखंड समझ लिए, और हम राजपूत राज देखते हैं। देखिए नक्शा इसलिए बना देते हैं कि आप लोग को समझने में क्या हो, आसानी हो। आप सभी नक्शा बना लीजिएगा और वहां दिखा लीजिएगा कि किस जगह जाट था, किस तरह रुहेलखंड था और कहाँ राजपूत राज थे। देखिए राजपूत राज 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन के बाद, औरंगजेब के निधन के बाद औरंगजेब के निधन के बाद दो प्रमुख राजपूत राज उभर के सामने आता है। उभर के दो प्रमुख राजपूत राज उभर के सामने आता है। मतलब ये पहले भी था लेकिन पहले मुगल के अंडर काम करता था, अकबर के समय से मुगल के अंडर काम करता था। इसमें दो प्रमुख राज थे, ऐसे तो तीन राज थे लेकिन दो प्रमुख के बारे में पढ़ना है। दो प्रमुख राज थे, दो प्रमुख राज थे, एक आमेर और एक मारवाड़। मारवाड़ आमेर जो वर्तमान का जयपुर, वर्तमान का जयपुर, और मारवाड़ वर्तमान का जोधपुर, वर्तमान का जोधपुर। एक आमेर और एक मारवाड़। आमेर में भी हमको एक शासक के बारे में पढ़ना है। आइए समझते हैं उस शासक के बारे में, कौन था वो। सबसे पहले आमेर, यहाँ पे देखिएगा जोधपुर जयपुर दिखेगा और इधर जोधपुर दिखेगा, तो ये राजस्थान का सीमा है। इसी में यहाँ पे आप देखिएगा तो जयपुर दिखेगा दिल्ली के आसपास और यहाँ पे आपको जोधपुर दिखेगा, इसलिए यहाँ पे आमेर बनाया गया और यहाँ मारवाड़ बनाया गया। आमेर के बारे में जानते हैं। आमेर में भी हम एक शासक के बारे में समझेंगे, सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह का कार्यकाल 1699 से लेके 1743 ईस्वी तक, इसी के कार्यकाल को हम समझेंगे और यहीं से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। यह प्रसिद्ध
समाजसेवी राजनेता एवं विद्वान थे। यह प्रसिद्ध समाजसेवी राजनेता एवं विद्वान थे। यह अपने समय में इस तरह से सामाजिक व्यवस्था बनाया कि लड़की की शादी में अत्यधिक खर्च ना हो। प्रसिद्ध समाज से भी विद्वान भी थे, राजनेता भी थे और राजा तो थे ही थे। इस तरह से मतलब अपने समय में इस तरह से सामाजिक व्यवस्था बनाया कि लड़की के शादी में अत्यधिक खर्च ना हो। क्या होता था कि लड़की की शादी में अत्यधिक खर्च के कारण लड़की का भ्रूण हत्या हो जाता था, मतलब बाल हत्या हो जाता था। इसको बचाने के लिए मतलब शादी में बहुत कम खर्च हो, इस तरह से मतलब सामाजिक व्यवस्था बनाया। उसके बाद यह जो प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोलविद और प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोलविद थे। जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे वेधशालाओं का निर्माण किया था। यहाँ पे लिखते हैं यह प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोलविद थे। सवाई जयसिंह के बारे में लिखना है कि इसने जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और दिल्ली में, देखिए जयपुर यहाँ पे है, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, बनारसी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली। इसने जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसे ही जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। इसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। तो आपको पूछा जाता है भारत में कहाँ कहाँ जंतर मंतर स्थित है। उसी वेधशाला था। खगोल मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए यह सब वेधशाला का निर्माण किया गया था। तो कहाँ कहाँ जंतर मंतर स्थित है? जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में और दिल्ली में। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद सवाई जयसिंह के बारे में कौन सी बात याद रखना है? इसने गणित के सारणी का एक सेट तैयार किया था जिसका नाम जिंज मोहम्मद शाही था। जिंज मोहम्मद शाही था, जो मोहम्मद शाह रंगीला को समर्पित था। इसने गणित के एक सारणी का सेट तैयार किया था जिसका नाम जिंज मोहम्मद शाही था।
तो जीन मोहम्मद शाही गणित का एक सेट था जो किसको समर्पित था, उस समय का मुगल बादशाह था मोहम्मद सारंगीला, उसको समर्पित था। और इसने ही वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर 1727 ईस्वी में जयपुर शहर का स्थापना करता है। जयपुर शहर का स्थापना करता है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर 1727 ईस्वी में जयपुर शहर का स्थापना करता है। और बाद में राम सिंह के द्वारा, बाद में राम सिंह के द्वारा 1876 ईस्वी में महारानी, देखिए पहली बार जब दिल्ली दरबार पढ़ेंगे तो 1877 ईस्वी में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। तो उसी के स्वागत में राम सिंह के द्वारा 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के स्वागत में, महारानी विक्टोरिया के स्वागत में पूरे जयपुर शहर को, जयपुर शहर को पिंक रंग से, पिंक रंग से रंगवा दिया जाता है, रंगवा दिया जाता है, जिस कारण जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। और सवाई जय सिंह के बारे में क्या याद रखना है? सवाई जय सिंह के बारे में इसने यूक्लिड के गणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया था, संस्कृत में अनुवाद करवाया था। इसने यूक्लिड, इसने नेपियर और यूक्लिड के गणित को संस्कृत में अनुवाद करवाया था। कौन करवाया था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के बारे में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? तो सबसे पहले यह आमेर का शासक था। इसे सवाई जय सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जाना जाता है। यह बहुत समाज सेवी, गणितज्ञ, खगोलविद, मतलब प्रसिद्ध राजा थे। समाज के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था बनाया जो लड़कियों के शादी में बहुत कम खर्च हो सके। और इसने ही 1727 ईस्वी में जयपुर शहर का स्थापना करवाता है। और इसने ही जयपुर के साथ साथ भारत के अन्य 4 शहरों में वेधशाला का निर्माण करवाता है, जिसे ही जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। इसने ही मतलब गणित के सारणी का एक सेट तैयार करवाया था, जिसे जिन मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता है, जो मोहम्मद सारंगीला को समर्पित था। इसने नेपियर और यूक्लिड के गणित को संस्कृत में अनुवाद करवाता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है जय सिंह के बारे में। आमेर में बस इतना ही आपको याद रखना है। और उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए, मारवाड़। देखिए मारवाड़, मारवाड़ का शासक रहता है इस समय, शासक रहता है अजीत सिंह। अजीत सिंह, देखिए जब औरंगजेब का 1707 ईस्वी में निधन हो जाता है तो अजीत सिंह मुगल से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन के बाद अजीत सिंह मुगल से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसके कारण 1708 ईस्वी में मेरता का युद्ध होता है। मेरता का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में मेरता का युद्ध होता है? तो अजीत सिंह
और मुगल के बीच मेरता का युद्ध होता है। कब होता है? 1760 ईस्वी में मेरता का युद्ध होता है, जिसमें अजीत सिंह युद्ध हार जाता है। अजीत सिंह युद्ध हार जाता है और मुगल युद्ध जीत जाता है। अजीत सिंह के युद्ध हारने के बाद फिर से मुगल कालीनता स्वीकार कर लेता है। और आपको जब उत्तर मुगल कालीन काल पढ़ाए थे तो बताए थे प्रथम मतलब उत्तर मुगल कालीन काल में बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह शासक बनता है और जहांदार शाह के द्वारा मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा का उपाधि और गुजरात का सूबेदारी मिलता है। और आमेर का शासक मिर्जा राजा आमेर का शासक जय सिंह को मिर्जा राजा या सवाई मिर्जा का उपाधि मिलता है और मालवा का सूबेदारी मिलता है। उसके बाद मतलब जहांदार शाह के समय में राजपूत और मुगल का संबंध मतलब ठीक सा हो जाता है। तो बस आपको राजपूत के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको आज पढ़ा है। ये सब हर जगह पढ़ाया नहीं जाता है, फिर भी आपको हम समझाने का प्रयास किए, दिखाने का प्रयास किए। आप नोट्स बना लीजिए, इस सब में जितना पढ़ा है उतना ही आपको क्वेश्चन पूछा मतलब जाता है, समझ गए? इतना ही में से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। जो पढ़ा रहे हैं आप उसको बढ़िया से मतलब नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं है बहुत कुछ, लेकिन इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। लगभग आपको 90-95 तो 100% तक क्वेश्चन आपको लग जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो चैप्टर खत्म हो जाता है उसका क्वेश्चन बनाइए तो आपको भी लगेगा कि नहीं क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद।